नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, सॉट्स, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ट्रांसलेशन स्टडीज, मैथ्स, हिंदी, सेकंड ईयर, MTT 018 अनुवाद एवं अंतःसांस्कृतिक अध्ययन, खंड अंतःसांस्कृतिक संप्रेषण, इकाई 1 संस्कृति एवं सम्प्रेषण। 1.1 प्रस्तावना। वर्तमान समय में संप्रेषण संपूर्ण मानव समुदाय में अपने जुड़वां सूचना के साथ व्याप्त है। आज के दौर में यह कदाचित सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है। 21वीं सदी से लेकर आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, यह समय तकनीक से अनिवार्य तौर से संबद्ध है। इसकी परिभाषागत विभिन्न अर्थछायाओं को समझना तथा संचार एवं संस्कृति के अंतः संबंधों को समझना आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन पड़ा है। जब हम अनुवाद के विभिन्न स्तरों को समझने का प्रयास करते हैं, तब ये दोनों शब्द बेहद अर्थवान सिद्ध होते हैं, क्योंकि जब संपूर्ण दिशा तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया में संलग्न है, तब अनुवाद एक पुल की तरह विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों के बीच भेदों को ढंकने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। 1-2 संप्रेषण एवं उसकी विभिन्न परिभाषाएं। संप्रेषण अपने इर्दगिर्द विभिन्न अनुभवों, कार्य व्यापारों, घटनाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की तकनीकों को भी ला मिलाता है। इसलिए सरकारी बैठक या संगोष्ठी या सम्मेलन, मेला या जुलूस या सांगीतिक प्रदर्शन, फिल्मोत्सव या नृत्य प्रस्तुति या नाट्य प्रस्तुति सभी संप्रेषणप्रक घटनाएं हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो सभी संप्रेषणप्रक मीडिया के उदाहरण हैं। दूरभाष यंत्र, मोबाइल, पेजर, कैमरा, ध्वनि संग्राहक, इंटरनेट आदि सभी संप्रेषण तकनीक के उदाहरण हैं, तथा पत्रकार, प्रचारदाता, जनसंपर्क कर्मी तथा कैमरा संचालकगण तथा समाचार वाचक, उद्घोषक, वीडियो व्यवस्थापकगण आदि सभी संचार व्यवसायी हैं। हमारा समय सामान्यतः सूचना के युग, संप्रेषण युग तथा हाल के दौर में साइबर युग या तंत्र युग के नाम से जाना जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया भाषाओं के उद्भव, विभिन्न संस्कृतियों में आंगिक भाव प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य के उद्भव काल से ही चली आ रही है। परिवहन के साधनों के अभ्युदय से संप्रेषण पद संचरण से संबद्ध हो गया। परंतु हम संचार के स्वरूप को आरंभ से समझने का प्रयास करेंगे। भोजन एवं आश्रय जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से परे, मनुष्य के मन में दूसरों से संपर्क स्थापित करने की संभवतः कहीं अधिक आकांक्षा होती है। संपर्क स्थापन की मनुष्य की यह आकांक्षा बड़ी प्राचीन है, तथा वर्तमान सभ्यता में यह जीवित रहने की आवश्यकता बन गई है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन क्रियापद कम्युनिकेटर से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक करना, बांटना, प्रदान करना, प्रेषित करना। संप्रेषण के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा स्वयं को एक समूह में एकत्रित करते हैं। इस प्रकार संप्रेषण मनुष्यों के बीच संपर्क स्थापन की दिशा में आने वाले विभिन्न अवरोधों को समाप्त करता है। इस रूप में ये मनुष्यों के बीच पारस्परिक समझ कायम करने का सशक्त जरिया है। संप्रेषण मनुष्य के प्रसंग में सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। सन 1950 तक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में इस पर न के बराबर ही चर्चा हुई थी। 1940 के दशक के प्रारंभ में समाज मनोविज्ञानी वास्तव में समुदाय संचार के महत्व के प्रति जागरूक हो गए। परंतु सूचनात्मक सिद्धांत के संदर्भ में सन 1948 में शैनन के पत्रों के प्रकाशन के पूर्व इस दिशा में न ही प्रयोग हुए और न ऐसे किसी विचार की अभिव्यक्ति। बर्ट तथा हिक की गणना उन प्रयोक्ताओं में की जाती है, जिन्होंने मनुष्य की समस्याओं के समाधान में संप्रेषण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।
सन 1950 से 1955 तक की अवधि के बीच कई प्रयोग हुए, जिनमें से अधिकांशतः तुलनात्मक रूप से इस तथ्य पर केंद्रित किए गए कि सूचना प्राप्त होने में लगे समय की तुलना में साधारण मनुष्य किसी सूचना को कितने समय में ग्रहण करते हैं। इसी संदर्भ में कई शब्दावलियां प्रयोग में आईं तथा प्रसिद्ध हो गईं, जैसे कोडिंग, संकेतित करना, डिकोडिंग, विसंकेतित करना, इनपुट, निवेश, नॉइज, शोर, डेस्टिनेशन, लक्ष्य, डाटा हैंडलिंग, आंकड़े प्रयोग करना, तथा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचनाएं भरना। आज के समय में प्रमुख दृष्टिकोण कार्ल जैस्पर्स जैसे अस्तित्ववादियों का है, जिनका मानना यह है कि मनुष्य के अस्तित्व की सार्वभौमिक अवस्था संप्रेषण ही है। आगे चलकर मार्टिन ब्यूबर ने संप्रेषण की समस्या को आध्यात्म विज्ञान के सहारे विश्लेषित करने का प्रयास किया, परंतु जैस्पर्स तथा ब्यूबर दोनों ने इस बात पर बल दिया है कि संचार के प्रयोग का अर्थ है मानव समुदाय के बीच बातचीत कायम करना, न कि आदेश देना। साथ ही वे इस पारंपरिक अवधारणा का भी खंडन करते हैं कि सही समझ मात्र वस्तुनिष्ठता से ही अर्जित की जा सकती है। इसके ठीक विपरीत, वे मानते हैं कि समानुभूति तथा आत्मनिष्ठता ही किसी भी संचार क्रिया के खुलने की चाबियां हैं। समाज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से विचारकों ने संप्रेषण तथा संस्कृति को पर्याय माना है। हाल ने अपने शोध में यह प्रस्तावित भी किया है कि संप्रेषण संस्कृति है। शैनन तथा बीवर ने अपनी परिभाषाओं में इस अवधारणागत ढांचे को और अधिक व्यापक रूप प्रदान किया है। इन्होंने संप्रेषण को अधिक व्यापक ढंग से प्रयुक्त करते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल कर लिया है जिससे एक दिमाग दूसरे को प्रभावित करता है। कुछ संदर्भों में संप्रेषण की और व्यापक परिभाषा को प्रयोग करना दिलचस्प होगा, जिसके अनुसार संप्रेषण के अंतर्गत वे समस्त प्रक्रियाएं आ जाती हैं जिससे एक कार्यकलाप दूसरे को प्रभावित करता है। संप्रेषणगत स्थिति के लोगों को एक दूसरे के मुखातिब करने के गुणधर्म के मद्देनजर चार्ल्स मॉरिस ने संचार प्रक्रिया को इस तरह परिभाषित किया है: संप्रेषण शब्द अपने व्यापक प्रयोग में वैसे किसी भी दृष्टांत को शामिल कर लेता है जिसमें सामान्यीकरण को स्थापित करने की बात की गई हो, अर्थात विभिन्न वस्तुओं के बीच कुछ प्रवृत्तियों का साम्य रेखांकित करना। ल्यूडबर्ग ने संचार को परिभाषित करते हुए कुछ प्रतीकों और चिन्हों के प्रयोग को आवश्यक समझा है। उन्होंने परस्पर क्रिया को प्रतीकों तथा चिन्हों द्वारा निर्दिष्ट करने हेतु संप्रेषण का प्रयोग किया है। ये प्रतीक आंगिक भावाभिव्यक्ति युक्त, चित्रात्मक, लचीले, मौखिक या किसी अन्य स्थिति से हो सकते हैं जो हमारे व्यवहार को उद्दीप्त करने की प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। इस तरह संप्रेषण एक तरह की पारस्परिक क्रिया है जो प्रतीकों के सहारे घटित होता है। ल्यूडबर्ग ने संप्रेषण एवं महज संपर्क के बीच विभेद किया है। वे कहते हैं, वास्तविक सामाजिक संप्रेषण के अंतर्गत वह प्रक्रिया आती है जिसमें प्रतीकों के प्रयोग में अस्थायी तौर पर स्वयं का किसी अन्य के साथ तारतम्य स्थापित किया जाता है। यही संचार की आधारभूत प्रक्रिया है। संप्रेषण चक्र न केवल ऐतिहासिक तौर पर चला आ रहा है, बल्कि वह सहकालिक तौर से अन्य विचार भूमियों के बीच व्याप्त होता हुआ भी दृष्टिगत होता है। तकनीकवादी इस बात को रेखांकित करने में व्यस्त है कि उसकी शिल्पकला ने संचार के माध्यम को तारयंत्र तथा टेलीविजन से उपग्रह व इंटरनेट तक पहुंचा दिया, तथा इतिहासकार संचार, तकनीक तथा सामाजिक बदलाव के बीच सामान्य संबंध स्वीकारने के लिए विवश हैं। पत्रकारिता, वक्तव्य कला तथा समाज विज्ञान ने संप्रेषण प्रक्रिया के संबंध में कुछ ऐसे दृष्टिकोण प्रतिपादित किए हैं जिससे इस दिशा में मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र की पारंपरिक रेखाएं समाप्त हो गई हैं। संप्रेषण अपने सबसे सरल भाव के अनुसार वह मानवीय संबंध है जिसमें दो या दो से अधिक मनुष्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान, बातचीत, एकत्रित होना या किसी उत्सव या शोक सभा में साथ साथ रहना शामिल है। इस तरह संप्रेषण उस तरह कोई क्रिया या प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकात्म है। स्वयं से,
परमात्मा से, प्रकृति से, अलौकिक संसार से तथा स्वयं के पूर्वजों से एकात्मक आदि भी संप्रेषण के ही विभिन्न प्रकार हैं। संप्रेषण स्वयं के भीतर भी घटित होता है। संप्रेषण उन अनगिनत पद्धतियों का नाम है जिससे मनुष्यों को आपसी संपर्क में रहने का अवसर प्राप्त होता है। न सिर्फ शब्दों और संगीत, चित्र और लिपि, सहमति और इश्तहार और चिन्हों, बल्कि हर वह हरकत जो किसी की दृष्टि आकर्षित करती हो और हर वह ध्वनि जो दूसरों के कानों में स्पंदन उत्पन्न करती हो। मोंटेग तथा मैक्सन। अब हम संप्रेषण की भारतीय अवधारणा पर विचार करेंगे। यह शब्द भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उद्धृत हुआ है। संस्कृत शब्द साधारणीकरण, सामान्य या सामान्यीकरण की अवधारणा के बहुत निकट आ जाता है, जो कि साधारणतः संप्रेषण के साथ जोड़कर चिह्नित किए जाते हैं। साधारणीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जो कि मात्र सहृदयों द्वारा ही अर्जित की जा सकती है। सहृदय का तात्पर्य उन सामाजिकों से है जो सामाजिक संदर्भों को हृदय से तदाकार कर सकें। यह एक अंतर्जात कौशल है जिसे संस्कृति, ग्रहणशीलता तथा अध्ययन से अर्जित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत की अवधारणा के अनुसार संप्रेषण वह संबंध है जो सामान्य एवं आपसी समझौते तथा भाव व्यापार पर आश्रित है। सहृदय का शाब्दिक अर्थ उस दशा से है जब किसी सामाजिक का मन अपने प्राय की संबंध भावना से मुक्त होकर लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थित हो जाता है। इस तरह संप्रेषण प्रारंभतया सहृदयों के बीच आपसी आदान प्रदान युक्त प्रतीकात्मक वातावरण तथा एक सामाजिक संबंध को अभिव्यक्त करता है। यह एक सामाजिक संप्रेषण तथा कई अन्य कारकों की दिशा में अग्रसर करता है जिससे कि एकात्मकता की धारणा पुष्ट होती है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है: मस्तिष्क के भीतर घटित होने वाला संचार संप्रेषण तथा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। मस्तिष्क के भीतर घटित होने वाली संप्रेषण प्रक्रिया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, एक व्यक्तिगत प्रतिबिंबन, गंभीर चिंतन तथा विचार प्रक्रिया है जो मनुष्य स्वयं के भीतर महसूस करते हैं। अलौकिक शक्तियों, दिव्यता तथा अलौकिकता से मुखातिब होना वैयक्तिक पहचान की चेतना से परे का संप्रेषण कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सीधे दो या दो से अधिक लोक समूहों से रूबरू, मुखातिब होना है। आजकल इस प्रकार का संप्रेषण तकनीक के माध्यम से दूरभाष यंत्र तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी घटित होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सीधे एक दूसरे से मुखातिब एवं घनिष्ठ संचार प्रक्रिया है। यह शब्दों एवं हावभाव तथा अधिकतम संप्रेषण के विनिमय की अनुमति देता है। ऐसी स्थिति में किसी मशीन अथवा यंत्र का हस्तक्षेप अनावश्यक लग सकता है, परंतु आज की दुनिया में दूरभाष यंत्र द्वारा वार्तालाप या दो व्यक्तियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी व्यवस्था जिसमें टेलीविजन से दूरभाष यंत्र को जोड़कर विभिन्न स्थलों पर विद्यमान लोगों के बीच दृश्य एवं ध्वनि के माध्यम से संचार प्रक्रिया घटित होती है, को भी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। तत्पश्चात जनसंपर्क, समूह संप्रेषण तथा व्यावसायिक संप्रेषण आता है। ऐसे सभी संप्रेषणों में हम संकेंद्रित और असंकेंद्रित संप्रेषण पाते हैं। संकेंद्रित संप्रेषण में दो व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह अथवा एकत्रित कई व्यक्तिगण यह बात स्पष्ट तौर पर समझते हैं कि वे किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर संप्रेषण कर रहे हैं तथा वे किस प्रकार की सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। एक असंकेंद्रित संप्रेषण साधारणतया चाक्षुष संपर्क से प्रेरित होता है। ऐसे संप्रेषण में दो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस बाबत अनिश्चित हो सकते हैं कि वे कैसी सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, परंतु वे संप्रेषण करने के इच्छुक होते हैं। ऐसे संप्रेषण में हावभाव तथा भंगिमा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भंगिमाओं तथा चाक्षुष संपर्क के द्वारा इस बात को स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि सामने वाला ली संप्रेषण हेतु इच्छुक है अथवा नहीं। 1.2 एक, भाषा एवं संप्रेषण। भाषा के दो मुख्य प्रकार होते हैं जिनके द्वारा हम संप्रेषण करते हैं: वाचिक और अवाचिक। अवाचिक संप्रेषण शारीरिक हावभाव,
भंगिमाओं तथा आंखों की सहायता से होता है। विभिन्न संस्कृतियां समय के साथ साथ अपने भीतर विशेष प्रकार की भावभंगिमाओं का विकास कर लेती है तथा किसी संस्कृति विशेष के संपर्क में आने से बीच बीच में उनमें बदलाव भी करती रहती हैं। किंतु जब कोई खास संस्कृति किसी अन्य संस्कृति के संपर्क में आती है, तब भी उनकी आधारभूत अवाचिक संप्रेषण प्रक्रिया वही रहती है। उदाहरणार्थ, भारतीय जिस प्रकार किसी का स्वागत करते हैं, उस प्रकार से इटली निवासी किसी की विदाई करते हैं। इस प्रकार के बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं। उन पर हम संप्रेषण, संस्कृति तथा भाषा के जटिल किंतु घनिष्ठ पारस्परिक संबंधों की चर्चा के दौरान विचार करेंगे। मौखिक संप्रेषण भाषा के माध्यम से घटित होता है। भाषा मनुष्य एवं समाज के बीच आधारभूत संप्रेषण का जरिया है, और मात्र इसलिए चूंकि वह आधारभूत रूप या जरिया है, वह सर्वाधिक विकसित भी है। हम किसी भी वास्तविक अर्थ में भाषा के बगैर संप्रेषण स्थापित कर ही नहीं सकते, परंतु आंगिक हावभाव इसके अपवाद हैं। हम कुछ अमौखिक साधनों द्वारा भी संप्रेषण करते हैं, जैसे दृश्यगत कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला तथा नृत्य, परंतु अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा भाषा के माध्यम से ही अर्जित की जा सकती है। निःसंदेह यह विभिन्न प्रकार के रूपाकार धारण कर सकती है। यह लघु गद्य रचना हो सकती है, यह कविता हो सकती है, या नाट्य रचना हो सकती है, परंतु यह सभी भाषा के ही रूप हैं, लिखित, मौखिक तथा पाठ्य। इसकी विशेषताओं के मद्देनजर यह भी सोचा जा सकता है कि यह कला अन्य जीवित प्रजातियों में विकसित क्यों नहीं हुई। भौतिकतावादी विज्ञान न सिर्फ इस बात को समझाने में असमर्थ है कि बोली का विकास किस भांति हुआ और न ही यह कि इतनी सारी भाषाओं का उद्भव किस प्रकार संभव हुआ। भाषा वैज्ञानिक अनुसंधानों ने तंत्रिका वैज्ञानिक अध्ययनों के समायोजन के साथ यह ज्ञात कर दिया है कि मनुष्य की भाषा तंत्रिका संरचना तंत्र पर आश्रित होती है, जो कि मानव मस्तिष्क के स्थान विशेष में विद्यमान होते हैं। बाइबिल में इतनी विविधोन्मुखी भाषाओं के उद्भव को टावर ऑफ बेबेल में उल्लिखित घटना के माध्यम से विश्लेषित किया गया है, जो कि जेनेसिस में उद्धृत है। उक्त ग्रंथ बहुत ही सहज एवं आत्मविश्वास से पूर्ण तरीके से यह प्रतिपादित करता है। 111 जब नोआ और उसके परिवार ने नाव के बाहर कदम रखा तब उन्होंने एक ही भाषा का उच्चारण किया और वही भाषा उनके वंशों के बीच कालांतर में विकसित होती गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वह प्रकट रूप से एक ही विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सिमट कर रह गई। परिणामतः उसमें बदलाव बहुत ही सूक्ष्म या नाम मात्र दृष्टिगोचर हुए। परंतु जब एक पीढ़ी ने ईश्वर की आज्ञा का इस ग्रह पर तितर-बितर हो जाने की विद्रोहपूर्ण खंडन किया, तब प्रभु ने करामाती ढंग से मनुष्य जाति के प्रमुख भाषा परिवारों का आविष्कार किया। इस कार्य ने मनुष्य को इस बाबत प्रोत्साहित किया कि प्रभु की आदिम इच्छा इस पृथ्वी को आवंटित भाषाओं के आधार पर समूह में बांधकर निवास योग्य बनाने की है। cf. ईसाइया 45:18। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा विभिन्न समुदायों के बीच भौगोलिक, जलवायु तथा समाज की मनोवैज्ञानिक संरचना के आधार पर विकसित होती है। इसलिए जिस तरह हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि संपूर्ण दिशा के मानव समुदायों के बीच संस्कृति या संप्रेषण एक समान थी, ठीक उसी प्रकार हम भाषा से भी यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह संपूर्ण दिशा के मानव समुदाय के बीच एक समान हो। भाषाएं कुछ निश्चित प्रतीकों, व्याकरण तथा वाक्य विन्यास के आधार पर विकसित होती हैं, जिनसे वे अर्थवान बन सकें। भाषा संप्रेषण का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। चूंकि यह प्रत्येक समाज तथा समुदाय में भिन्न भिन्न होती है, तथापि किसी एक खास समाज को जानने समझने की दिशा में अनुवाद की आवश्यकता होती है। अब चूंकि हम भली भांति जानते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है तथा किस प्रकार भाषा की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए अब हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि संस्कृति क्या है एवं संप्रेषण और संस्कृति किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। 1.2 संस्कृति
तथा संप्रेषण एवं संस्कृति के बीच संबंध। संस्कृति शब्द का तात्पर्य है लोकवार्ता, भाषा, नियम, ज्ञान का जटिल संकलन, अनुष्ठान, आदतें, जीवनशैलियाँ, विचार, मान्यताएं तथा रीति रिवाज जो आपस में जोड़ने का कार्य करें एवं एक खास समय में किसी विशेष समूह के लोगों को एक समान पहचान प्रदान करें। सभी सामाजिक इकाइयां अपनी संस्कृति का विकास करती हैं। यहाँ तक कि दो व्यक्तियों के आपसी संबंधों में भी समय की गति के साथ साथ संस्कृति का विकास होता है। उदाहरणार्थ दो व्यक्तियों के संबंधों में भी उनका स्वयं का इतिहास, साझा अनुभव, भाषा की प्रकृति आदि होता है। अनुष्ठान, आदतें तथा रीति रिवाज उस संबंध को एक विशेष चरित्र प्रदान करते हैं, एक ऐसा चरित्र जो उसे विभिन्न प्रकार से अन्य संबंध अलग करता है। उदाहरणों में विशेष तिथियां, स्थान, रीत या विशेष अवसर गिने जा सकते हैं, जो मिलकर उन दो व्यक्तियों के लिए एक अद्वितीय तथा महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान करते हैं। समूह भी नियम, अनुष्ठान, प्रथाओं तथा अन्य प्रवृत्तियों से संयुक्त संस्कृति का विकास करते हैं, जो उस सामाजिक इकाई को एक विशेष पहचान प्रदान करती है। जहाँ एक समूह पारंपरिक तौर पर मिलता है, भले ही सम्मेलन समय पर आरंभ हो या न हो, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं और किस प्रकार समूह का समाजीकरण होता है आदि ये सभी तत्व मिलकर कालांतर में संस्कृति विशेष को परिभाषित करने तथा अन्य संस्कृतियों से अलगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगठनों की भी अपनी संस्कृति होती है। प्रायः वे किसी पहनावे की विशिष्टता में, कार्यस्थान, सम्मेलन के तरीकों तथा कार्यक्रम, सोचने समझने के तरीकों तथा उनके द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देश की प्रकृति, नेतृत्व के तरीकों आदि के संदर्भ में प्रकट तौर पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सर्वाधिक समृद्ध तथा जटिल संस्कृतियां वे होती हैं, जो किसी समाज या राष्ट्र के साथ जुड़ी होती हैं। संस्कृति शब्द सामान्यतः भाषा एवं भाषा प्रयोग के प्रकारों, अनुष्ठान, विधि निषेध तथा रीति रिवाज के लिए प्रयुक्त होता है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय संस्कृति भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, चरित्रों, सरकार की सोच, सामाजिक रीति रिवाजों, पारिवारिक तौर तरीके, धर्म, आर्थिक दर्शन तथा आचार व्यवहार, आस्था तथा मूल्य सिद्धांत, अवधारणा तथा विधि सिद्धांत आदि घटकों से निर्मित होती हैं। इस प्रकार किसी भी सामाजिक इकाई में, चाहे वह रिश्तेदारी हो, समूह हो या संस्था हो, कालांतर में अपनी एक खास संस्कृति विकसित होती है। यद्यपि प्रत्येक संस्कृति की पारिभाषिक प्रवृत्तियां या उसकी प्रवृत्तियों का संयोजन अन्य संस्कृतियों से अनूठा होता है, तथापि सभी संस्कृतियों के बीच कुछ समान प्रकार्य भी होते हैं। संप्रेषण के ऐसे 3 प्रकार्य हैं, जो कि खासतौर पर संप्रेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 1. व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ना। 2. समान पहचान का मूलाधार प्रदान करना तथा 3. सदस्यों के बीच बातचीत तथा संपर्क हेतु संदर्भ निर्मित करना। संप्रेषण एवं संस्कृति के बीच संबंध। संप्रेषण एवं संस्कृति के बीच संबंध बहुत ही जटिल एवं घनिष्ठ है। प्रथमतः संस्कृतियों का निर्माण संचार द्वारा होता है, यानी संचार ही मनुष्यों के बीच संप्रेषण का माध्यम है, जिससे सांस्कृतिक प्रवृत्तियां चाहे रीति रिवाज, भूमिका, नियम, कर्मकांड, विधि हो या अन्य तरीके आदि निर्मित होते हैं तथा परस्पर आवंटित किए जाते हैं। आपसी संबंधों, समूहों, प्रतिष्ठानों या समाजों के बीच संप्रेषण कायम करने के माध्यम से ही संस्कृति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि संस्कृतियां सामाजिक संप्रेषण का नैसर्गिक उपोत्पाद होती हैं। एक अर्थ में संस्कृतियां सामाजिक संप्रेषण का अवशिष्ट होती हैं। संचार या संचार के माध्यम के बगैर सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को एक लंबे अरसे तक संरक्षित कर पाना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना असंभव है। यह कहा जा सकता है कि संस्कृति की निर्मिति, संरचना, प्रसार तथा अध्ययन संप्रेषण द्वारा ही होता है। मामला इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है, यानी संप्रेषण व्यवहार व्यापक तौर पर संस्कृति के द्वारा ही गढ़े, निर्मित तथा प्रेषित किए जाते हैं।
संप्रेषण संस्कृति के संबंधों के निहितार्थ को समझने हेतु निहित एक संचारगत घटना को ही समझना काफी नहीं बल्कि निरंतर जारी संचार प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, 3 व्यक्तियों का एक समूह जब पहले मिलता है, तब वे सदस्यगण अपने साथ पूर्व घटित संचारगत अनुभवों से, जिन संस्कृतियों का वे हिस्सा हों या रहे हों, अपनी व्यक्तिगत सोच तथा व्यवहारगत तरीका साथ लेकर आते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति इस समूह के नए सदस्यों से संप्रेषण कायम करते हैं, वे अपने साझे अनुभवों तथा विचार प्रणाली का नया तरीका ईजाद करते हैं। यदि वह समूह अपना संप्रेषण जारी रखे, तो एक विशिष्ट प्रकार का इतिहास, प्रतिमान, प्रथाएं तथा अनुष्ठान विकसित होते हैं। इनमें से कुछ सांस्कृतिक प्रवृत्तियां लगभग स्पष्ट तथा मूर्त होती हैं, और जब नए व्यक्ति जुड़ते हैं, तब उनका सामना उसमें गतिशील कुछ नियमों से होता है, जिनका पालन करना उन्हें सीखना पड़ता है। इसके साथ ही समूह से जुड़े नए लोग भी परस्पर कभी सूक्ष्म तो कभी विस्तृत रूप में समूह की संप्रेषण पद्धति को प्रभावित करने लगते हैं। इस पारस्परिक रूप में यह पुनः गढ़ी हुई संस्कृति वर्तमान तथा भविष्य के समूह सदस्यों की संप्रेषण क्रिया को आकार प्रदान करती है। यह बात प्रत्येक संस्कृति पर लागू होती है कि संप्रेषण संस्कृति को तथा संस्कृति संप्रेषण को रूपाकार प्रदान करती है। संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृतियां जटिल एवं बहुआयामी होती हैं। उपर्युक्त विश्लेषण से यह बात साफ है कि संस्कृतियां जटिल संरचनाएं होती हैं, जो अपने साथ प्रवृत्तिगत व्यवस्थित क्रम का एक व्यापक समूह वहन करती हैं। संबंधों या समूह की संस्कृतियां संगठनों से और खासकर समाजों से अपेक्षाकृत सरल होती हैं। संस्कृति की जटिलता की सामान्य समझ तथा सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझने व व्यवहार करने के लिए सामाजिक स्तर पर संप्रेषण के महत्व को रेखांकित करने की दिशा में एडवर्ड हॉल 1959-1979 का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृतियां आत्मनिष्ठ होती हैं। मनुष्य में स्वयं की संस्कृति के तत्वों को ही तार्किक एवं वास्तविक तौर पर अर्थपूर्ण मान लेने या कल्पित कर लेने की एक प्रवृत्ति होती है। इससे दूसरी संस्कृतियां भिन्न नजर आने लगती हैं, चाहे वह संबंध हो, समूह हो, संगठन हो या समाज हो। ये भिन्नताएं अक्सर नकारात्मक और अतार्किक तथा प्रायः निरर्थक मान ली जाती हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति प्रेम संबंध में लिप्त हो और यह समाज में उसकी गतिविधियों से दिखाई दे, तो उसे वे लोग तथा उनका व्यवहार अजीब या कभी-कभी अनुचित भी लग सकता है, जिनकी आपसी प्रेम की संस्कृति अपेक्षाकृत संयमी हो, अर्थात जो संबंधों का प्रदर्शन न करें। वह व्यक्ति शायद सोचने लगता है कि कोई प्रेमी युगल सार्वजनिक तौर पर परस्पर अपना प्रेम प्रदर्शित क्यों नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति बहककर इस निष्कर्ष तक भी पहुँच सकता है कि ऐसे संयमित संबंध में व्यापकता और गहराई का अभाव होता है। यह तथ्य अन्य अनेक अवसरों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति किसी समूह की अनौपचारिक बैठकों का ही अभ्यस्त हो, वह भी यह सोच सकता है कि औपचारिक बैठक के नियमों से जुड़ाव बहुत ही आश्चर्यजनक तथा आडंबरपूर्ण है। किसी प्रतिष्ठान में यदि सूट इत्यादि औपचारिक वेशभूषा धारण करने का ही नियम हो, तो वहां के कर्मचारीगण उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को प्रायः दोषदृष्टि से देखने लगते हैं, जहां अनौपचारिक पोशाक पहनने का प्रावधान हो। जिस संस्कृति में एक व्यक्ति के एक ही पत्नी रख सकने का नियम हो, वहां के व्यक्ति को वह संस्कृति अनुपयुक्त लग सकती है, जहां बहुपत्नीत्व का प्रचलन हो। संस्कृति के संबंध में लोगों में अन्य को गलत के समानांतर मान लेने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, जबकि सभी सांस्कृतिक तत्व अनिवार्य सर्वसम संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से ही सामने आते हैं। संस्कृतियां समय के साथ बदलती हैं। वास्तव में संस्कृतियां सदैव परिवर्तनशील होती हैं, यद्यपि वह बदलाव प्रायः बहुत मंद होता है तथा इंद्रियगम्य नहीं होता। सांस्कृतिक बदलाव को बहुत सी ताकतें प्रभावित करती हैं। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, संस्कृतियों का सृजन संप्रेषण द्वारा ही होता है।
इस संप्रेषण प्रक्रिया में लिप्त प्रत्येक व्यक्ति अन्य सांस्कृतिक सदस्यताओं से अपने अनुभवों को भूतपूर्व या वर्तमान के सामने लेकर आता है। एक अर्थ में व्यक्तियों के बीच नए संबंधों, समूहों, संगठनों या सभाओं में वैचारिक मुठभेड़ भी एक प्रकार से अंतरसांस्कृतिक संप्रेषण घटना ही है, तथा ये विभिन्न सांस्कृतिक संघर्ष समयांतराल के साथ व्यक्ति एवं संस्कृतियों को प्रभावित करते हैं। पर्यटन एवं संचार प्रौद्योगिकियों से सांस्कृतिक संदर्भों के संदेश के प्रसार कार्य में बहुत बढ़ोतरी हुई है, तथा कुछ रूपों में संस्कृतियां एक दूसरे को संप्रेषण के माध्यम से प्रभावित करती हैं। मेल्टिंग पॉट, एक पात्र जिसमें धातु एवं अन्य पदार्थ पिघलाकर मिलाए जाते हैं। दिशा समुदाय तथा दिशा ग्राम जैसे विशेषण अंतःसांस्कृतिक प्रभाव तथा बदलाव का ही हाल बयां करते हैं। संस्कृतियां अधिकांशतः अदृश्य होती हैं। संस्कृतियों को निर्धारित करने वालों में से अधिकांश सांस्कृतिक संबंध, समूह, प्रतिष्ठान तथा सभाएं उनके सदस्यों को अदृश्य होती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा उसके माध्यम से सांस लेने वालों के लिए अदृश्य बनी रहती है, भाषा निःसंदेह दृश्य होती है। जिस प्रकार अभिवाद की परिपाटियां प्रतीक, स्थान आदि होते हैं, वस्तुतः इन प्रतीकों, अभिवादनों तथा स्थानों के विशिष्ट तथा पारिभाषिक अर्थ किसी भी संस्कृति में लोगों को बहुत कम द्रष्टव्य होते हैं। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं कि दो व्यक्ति अभिवादन प्रक्रिया में एक दूसरे को चूमते हैं, परंतु जब तक उसे उस संस्कृति विशेष की खास जानकारी नहीं होगी, तब तक उनके इस क्रियाकलाप को उनके सांस्कृतिक संबंधों, समूह, संगठन या सभा विशेष के संदर्भ में जांच पाना मुश्किल होगा। दूसरे शब्दों में, बिना उस संस्कृति की अधिक जानकारी के यह जान पाना मुश्किल होगा कि वह चुंबन उस संस्कृति की अभिवादन प्रक्रिया का एक सामान्य व्यवहार है, और उस जानकारी से ही यह भी पता चलेगा कि यह अभिवादन प्रक्रिया सिर्फ प्रेमियों या परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है या नहीं। दूसरे उदाहरण के तौर पर हम यह देख सकते हैं कि कुछ संस्कृतियों में गोमांस भक्षण बहुत ही उम्दा भोजन माना जाता है, परंतु जिन संस्कृतियों में गाय पवित्र एवं पूज्य मानी जाती है, वहाँ गोमांस का वह टुकड़ा एकदम भिन्न सांस्कृतिक अर्थ को अभिव्यक्त करेगा। 1, 2, 3 अनुवाद हेतु संस्कृति तथा संप्रेषण को समझने का महत्व। अनुवाद एक ऐसी गतिविधि है जो अपरिहार्य तौर पर न्यूनतम दो भाषाओं तथा दो सांस्कृतिक परंपराओं के बीच घटित होती है। जैसा कि यह कथन स्पष्ट करता है, अनुवादकों को स्थायी तौर पर सदैव स्रोत भाषा पाठ में अभिव्यक्त सांस्कृतिक पक्ष को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करने की निपुणता अर्जित करने की मुश्किलों से जूझना पड़ता है। ये मुश्किलें दो या दो से अधिक भाषाओं के बीच भाषा वैज्ञानिक रिक्तता के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अनुवादक द्वारा उस रिक्तता के संबंध में छूट गई सूचना प्रदान करना अनुवाद कार्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अनुवाद कार्य के सांस्कृतिक निहितार्थ के विभिन्न स्वरूप शब्द भंडार और वाक्य विन्यास से लेकर किसी भी संस्कृति में विचारधाराओं तथा रहन सहन के तरीकों तक व्याप्त हो सकते हैं। अनुवादक को उसमें प्रदत्त विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के महत्व पर भी विचार करना पड़ता है, और यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि उसे किस सीमा तक उन्हें लक्ष्य भाषा पाठ में अनुदित करना चाहिए। संस्कृति शब्द मानवीय क्रियाकलापों की तीन प्रमुख कोटियों को संबोधित करता है। प्रथम, वैयक्तिक, जिसमें मनुष्य वैयक्तिक इकाई के तौर पर सोचते तथा तदनुसार कार्य करते हैं। द्वितीय, सामूहिकता, जिसमें मनुष्य एक सामाजिक संदर्भ में कार्य करते हैं। तथा तृतीय, अभिव्यक्तिपरक, जिसमें समाज स्वयं को अभिव्यक्त करता है। भाषा एकमात्र ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके बिना कोई अन्य सामाजिक संस्थान कार्य नहीं कर सकता। इस कारण यह भाषा उन तीन महान स्तंभों का निर्माण करती है जिस पर संस्कृति निर्मित होती है। अनुवाद एक भाषा में किसी एक समुदाय द्वारा अभिव्यक्त विचार को दूसरे समुदाय की तद्वत अभिव्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम है, जिसमें सांस्कृतिक विसंकेतन, डिकोडिंग, पुनः संकेतन, रिकोडिंग तथा संकेतन
एनकोडिंग प्रक्रिया शामिल होती है। जैसे विभिन्न संस्कृतियां अधिकाधिक रूप में एक दूसरे के व्यापक संपर्क में आ रही हैं, ठीक उसी प्रकार महत्वपूर्ण बहुसांस्कृतिक इकाइयों का अपेक्षाकृत विस्तार हो रहा है। अब प्रश्न यह है कि जब हम किसी पाठ को अंततः अनुवाद करने से पहले यदि उसे समझना चाहें तो यह संपूर्ण बदलाव हमें किस तरह प्रभावित करते हैं। तब हम सिर्फ एक खास दिक्काल तथा सामाजिक राजनीतिक स्थिति से नहीं जूझ रहे होते हैं, बल्कि उसमें सबसे खास बात उस पाठ का सांस्कृतिक पक्ष है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। अंतरण करने की प्रक्रिया संस्कृतियों के बीच पुनः संकेतन की प्रक्रिया से होकर गुजरती है। अतः आवश्यक है कि लक्ष्य पाठक की दृष्टि में संपूर्ण विश्वसनीय दिखने के लिए लक्ष्य संस्कृति के अनुरूप ही अनुवाद किया जाए। बहुसांस्कृतिकता जो कि वर्तमान समय की एक नई संघटना है, यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व के अधिकांश लोगों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान नई दिशा व्यवस्था से जन्मे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। साथ ही जैसे जैसे संस्कृति पनपती है तथा उत्तेजक गति से विकसित होने लगती है, वैसे वैसे राष्ट्र एवं उनकी संस्कृतियां एक सम्मिश्रण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसका अंत कहाँ होगा यह जानना बेहद मुश्किल हो उठता है। आज हम एक नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान की दहलीज पर खड़े हैं। सीमाएं अदृश्य तथा विभेद समाप्त हो रहे हैं। पहले जो गहरी एवं स्पष्ट रेखाएं विशिष्ट तौर पर द्रष्टव्य होती थीं, वे समय के साथ फीकी एवं धुंधली पड़ चुकी हैं। अनुवादक के तौर पर हमें एक भिन्न संस्कृति से मुखातिब होना पड़ता है और उसकी यह मांग होती है कि उसका संदेश दूसरी भाषा एवं संस्कृति में जाते हुए अजनबी न लगे। वह संस्कृति अपनी मान्यताओं को सांस्कृतिक रूप से आबद्ध घोषित करती है, जिसमें उनके द्वारा प्रयुक्त सांस्कृतिक शब्द, कहावतें तथा मुहावरेदार अभिव्यक्तियां आते हैं, जिनकी उत्पत्ति तथा प्रयोग संबद्ध संस्कृति से आंतरिक तथा अद्वितीय रूप से आबद्ध होते हैं। इसलिए हमसे अंतसंस्कृतिक अनुवाद की अपेक्षा की जाती है। इसकी सफलता हमारी उस संस्कृति विशेष की समझ पर निर्भर करती है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य स्रोत संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना है या लक्ष्य संस्कृति पर, इसका उत्तर एकदम दो टूक एवं साफ नहीं है। खैर, उसका प्रभुत्वशाली मानदंड लक्ष्य पाठ का संप्रेषणीय प्रकार्य ही है। इस तरह यह चिह्नित किया जा सकता है कि अनुवाद में कूट संकेतीकरण को महज भाषा रूपांतरण पर ही संकेंद्रित नहीं रहना चाहिए बल्कि अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण तौर पर उसे सांस्कृतिक स्थानांतरण प्रक्रिया पर संकेंद्रित रहना चाहिए। पूर्व कथन के अवश्यंभावी परिणाम के तौर पर अनुवादक को बहुसांस्कृतिक नहीं तो कम से कम द्विसांस्कृतिक एवं दुभाषिया तो होना ही चाहिए। अंततः ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि अनुवाद के विभिन्न मतांतरों के बीच समेकित मत सर्वाधिक उपयुक्त ठहरता है। यह मत वैश्विक प्रतिमान का अनुकरण करता है, जिसमें अपेक्षा यह होती है कि वैश्विक दृष्टि युक्त उपलब्ध पाठ को महत्व दिया जाए। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के अनुसार ऐसा मत स्थूल से सूक्ष्म स्तर पर ध्यान संकेंद्रित करता है। इस मत के अनुसार मात्र किसी एक भाग के विश्लेषण से संपूर्ण की समझ विकसित नहीं हो सकती है, अतः अनुवाद अध्ययन आवश्यक तौर पर संबंधों के जाल से जुड़ा होता है। विशिष्ट वस्तुओं का महत्व पाठ, स्थिति तथा संस्कृति के व्यापक फलक में उनकी प्रासंगिकता द्वारा निर्धारित होता है। इस कारण संप्रेषण के संबंध में संस्कृति की प्रकृति को जानना समझना कई रूपों में सहायक है। प्रथमतः वह विभिन्न समाजों और सामूहिक आचार व्यवहार, मान्यताओं, मूल्यों तथा परंपराओं की विभिन्नताओं के उद्भव के विश्लेषण में हमारी मदद करता है तथा वह संप्रेषण प्रक्रिया की भी याद दिलाता है, जिसके तहत इन समस्त विभिन्नताओं का जन्म हुआ। सांस्कृतिक विभेदों के संदर्भ में लोगों की सहनशीलता को बढ़ाने के संदर्भ में इस ज्ञान का प्रयोग हो सकता है और किया भी जाना चाहिए। दूसरा, यह उस प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है जिससे व्यक्ति संबंधों, समूहों, संस्थानों तथा
समाजों को समझने एवं अपनाने के क्रम में होकर गुजरते हैं। तीसरा, वह संप्रेषण के महत्व का रेखांकन विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में एवं सांस्कृतिक बदलाव की प्रेरक शक्ति के रूप में करता है। इस क्षेत्र में बहुत से प्रश्न नीति निर्माताओं एवं शोधार्थियों की चिंता का विषय हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों, समूहों तथा राष्ट्रों के बीच संप्रेषण बढ़ता जाता है, क्या उसका आशय यह है कि उनके बीच विद्यमान सांस्कृतिक विभेद अपरिहार्य तौर पर एक बारगी मिट जाएंगे? क्या समूहों के बीच से व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा समितियों की संस्कृतियां जिनका प्रचार और संप्रेषण साधनों पर गहरा प्रभुत्व है, वे उन संस्कृतियों को दबा सकते हैं जिनके पास अत्यल्प संसाधन पैठ तथा नियंत्रण शक्ति है? क्या ज्ञान का उपयोग इस संदर्भ में किया जा सकता है कि मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से नए संबंधों, समूहों, प्रतिष्ठानों तथा समुदायों में स्वयं को ढाल सकें? इन मुद्दों के महत्व ने ही इस क्षेत्र को लगातार विद्वानों एवं पेशेवरों द्वारा परीक्षण हेतु महत्वपूर्ण बनाया हुआ है। यहाँ हमारा जोर अनुवाद की प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका एवं उसके महत्व पर है। कई प्रकार की दिक्कतों का सामना तब करना पड़ता है जब प्रचलित शीतल पेयों अथवा वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रचारों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में होता है। इस संदर्भ में हमें लक्ष्य भाषा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना होगा, अन्यथा मात्र शब्दानुवाद मूल पाठ को एक सर्वथा भिन्न अर्थ प्रदान कर देगा। ऐसी ही एक दिक्कत का सामना पेप्सी वालों को करना पड़ा जब उन्होंने चीन में अपना प्रचार कार्य शुरू किया था। इन उदाहरणों की चर्चा हम अगली इकाई में करेंगे। जॉर्ज इलियट तथा चार्ल्स डिकेंस की रचनाओं का हिंदी अनुवाद करने वालों को भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके मूल पाठ में तत्कालीन फ्रेंच शब्दों एवं जीवन शैलियों के संदर्भ बहुतायत हैं। इसलिए अंग्रेजी पाठ की अनुवाद प्रक्रिया में उन्हें उन कृतियों के रचना काल के दौरान प्रचलित फ्रेंच शब्दों एवं उन प्रचलित जीवन शैलियों को समझना पड़ा है। 3 सारांश। इस इकाई में हमने संप्रेषण के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों, विभिन्न प्रकार के संप्रेषणों जैसे मौखिक, अमौखिक, आंगिक, हाव-भाव संचालन आदि पर चर्चा की। सभी प्रकार के संप्रेषण प्रमुखतः उस संस्कृति से प्रभावित होते हैं जिनमें उनका विकास होता है। समाज, समुदाय अथवा संस्कृति विशेष के सामूहिक विवेक, धर्म, परंपराओं तथा आस्थाओं व मान्यताओं को संस्कृति का नाम दिया जाता है। अर्थात ये सब मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। भाषा तथा संस्कृति भी बेहद करीब से जुड़े हैं। विभिन्न संस्कृतियों ने भाषा के तौर पर विभिन्न संकेतों को जन्म दिया होता है। इस कारण यदि हम किसी भाषा को समझना चाहें तो हमें उसकी संस्कृति को जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। एक संस्कृति बहुत ही आत्मनिष्ठ तथा लचीली होती है। उसका कोई एक चेहरा नहीं होता, वह लोगों के मस्तिष्क की संरचना में बेहद बारीकी से घुली रहती है तथा निरंतर परिवर्तनशील होती है। संस्कृति की ये सभी प्रवृत्तियां भाषा द्वारा ही अभिव्यक्त होती हैं। अनुवाद कार्य में एक भाषा में किसी एक सामाजिक समुदाय द्वारा अभिव्यक्त विचारों को उसी रूप में अन्य सामाजिक समुदाय के बीच अभिव्यक्त किया जाता है, जिसमें विसंकेतन करने, पुनः संकेतन करने तथा संकेत के रूप में तब्दील करने की एक सांस्कृतिक प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। अनुवादकों को स्रोत पाठ में अभिव्यक्त सांस्कृतिक पक्षों के साथ किस तरह बर्ताव किया जाए, इस समस्या से स्थायी तौर पर जूझना पड़ता है तथा इन पक्षों को लक्ष्य पाठ में सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने की उपयुक्त तकनीक को ईजाद करने की जिम्मेदारी भी अनुवादकों की ही होती है। इसलिए संप्रेषण के संबंध में संस्कृति की प्रकृति को समझना कई मायनों में सहायक है। पहला, यह विभिन्न समुदायों एवं समाजों में व्याप्त क्रियाकलापों, विश्वासों, मूल्यों तथा परंपराओं के बीच उनके उद्भव संबंधी विभेदों को दूर करती है तथा ये विभेद जिस प्रकार घटित हुए, उस संप्रेषण प्रक्रिया का अनुस्मारक भी प्रदान करती है। यह ज्ञान सांस्कृतिक विभेदों की बाबत लोगों की सहिष्णुता को बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है,
तथा इस संदर्भ में इसका उपयोग करना भी चाहिए। दूसरा, यह हमें उस प्रक्रिया को समझने में भी मदद करती है जिसके द्वारा व्यक्तिगण परस्पर नए संबंधों, समूहों, प्रतिष्ठानों, समितियों तथा संस्कृतियों को अपनाने की दिशा में बढ़ते हैं। तीसरा, यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में संचार के महत्व को रेखांकित करती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।